नमस्कार, आप देख रहे हैं जन टीवी और मैं आपके साथ आकांक्षा पारिक। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का कल से 2 दिवसीय उत्तराखंड दौरा। गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम में करेंगे दर्शन। उपराष्ट्रपति बनने के बाद उत्तराखंड की पहली यात्रा। कृषि मंत्री गणेश जोशी ने मैक्सिको की मंडी का किया भ्रमण। अध्यक्ष को उत्तराखंड टोपी पहनाकर किया सम्मानित। इन्वेस्टमेंट समिट के लिए भी किया अनुरोध। लक्सर में चेकिंग के दौरान स्मैक बरामद। पुलिस ने 2 तस्करों को किया गिरफ्तार। एनडीपीएस एक्ट में केस दर्ज कर भेजा जेल। दीपावली के मौके पर बाजार में नहीं बेच सकेंगे पटाखे। हल्द्वानी में प्रशासन और अग्निशमन विभाग मिलकर करेगा स्थान तय। 3 दिन पहले आतिशबाजी बेचने की दी जाएगी अनुमति। और यमुनोत्री और बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद होने की तारीख घोषित। यमुनोत्री के 15 नवंबर को भैया दूज के बाद बंद होंगे, तो बद्रीनाथ धाम के कपाट 18 नवंबर को पूरे विधि विधान के साथ किए जाएंगे बंद। और अब खबरें विस्तार से। आपको बता दें कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का कल से 2 दिवसीय उत्तराखंड दौरा है। इस दौरान वो गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम में दर्शन करेंगे। उपराष्ट्रपति बनने के बाद उनका ये पहला दौरा है। आपको बता दें कि वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में कंट्री लैड इनिशिएटिव के समापन समारोह को भी वो संबोधित करेंगे। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और डॉक्टर सुदेश धनखड़ 26 और 27 अक्टूबर को उत्तराखंड की 2 दिवसीय यात्रा पर आएंगे। उपराष्ट्रपति का पदभार ग्रहण करने के बाद राज्य में उनकी ये पहली यात्रा है। प्रदेश के कृषि मंत्री गणेश जोशी ने अपने विदेश दौरे के दौरान मैक्सिको की सबसे बड़ी मंडी का भ्रमण किया। आपको बता दें कि विश्व की सबसे बड़ी मंडी में से एक सेंट्रल द एप्सेटा का कुल क्षेत्रफल 833 एकड़ में है। यहां पर रोजाना 5 लाख लोग अपना व्यापार करने के लिए आते हैं। मंडी कार्यालय में बैठक के दौरान कृषि मंत्री ने वहां के अध्यक्ष को उत्तराखंडी टोपी पहनाकर सम्मानित किया और विस्तार से मैक्सिको के अधिकारियों द्वारा जानकारी प्राप्त की गई। मंत्री ने आगामी दिसंबर महीने में उत्तराखंड में आयोजित होने वाले इन्वेस्टमेंट समिट के लिए भी अनुरोध किया, जिस पर उन्होंने इन्वेस्टमेंट समिट में पूर्ण रूप से सहयोग देने का आश्वासन दिया। बताया गया था कि अमेरिका की सबसे बड़ी मंडी मैक्सिको की मंडी है और आज मैं 2 घंटे से अधिक इसका भ्रमण किया। 850 एकड़ में ये मंडी फैली हुई है। लेकिन सबसे बड़ी बात मुझे आकर लगी कि कितनी व्यवस्थित है, क्योंकि बताया गया कि 5 लाख लोग रोज यहाँ पर आते हैं और उसके बावजूद बताया गया कि शाम के टाइम यहाँ पर सफाई होती है। उत्तराखंड महिला सशक्तिकरण और बाल विकास विभाग को आबकारी विभाग से मिले 8 करोड़ रुपए के बेहतर प्रबंधन के लिए विभागीय मंत्री रेखा आर्य ने अधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण बैठक की। इस बैठक में महिला सशक्तिकरण, स्वरोजगार और सुरक्षा को लेकर अधिकारियों के साथ चर्चा की गई। प्रदेश में महिला सशक्तिकरण विभाग द्वारा चलाई जा रही नंदा गौरा योजना में पंजीकरण कराने के लिए आ रही दिक्कतों को दूर करने और प्रदेश के अनाथ बच्चों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए अधिकारियों को इस दौरान निर्देश दिए गए। विभागीय मंत्री रेखा आर्य ने बताया कि प्रदेश के कई हिस्सों में नंदा गौरा योजना में परेशानी की शिकायत मिल रही थी, जिन्हें दूर करने के लिए अधिकारियों से कहा गया जो महिला पोर्टल शुरू करने से पहले अपने प्रसव के 6 माह पूर्ण कर चुकी हो, उनके पंजीकरण ऑफलाइन कराए जाएं। आज WCD की बैठक प्लस महिला कल्याण की बैठक में जहां जनपद स्तर के हमारे जिला कार्यक्रम अधिकारी भी वर्चुअली जुड़े हुए थे। एक विषय लगातार आप लोगों के माध्यम से भी आ रहा था और जिला कार्यक्रम अधिकारियों के माध्यम से भी और क्षेत्र में भ्रमण के दौरान भी ये विषय आ रहा था कि हमारी जो नंदा गौरा योजना है, चूँकि हमने 22 अक्टूबर से उसमें ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया चालू कर दी है
और उस ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया में चूँकि नंदा योजना के अंतर्गत एक नियम है कि जब बच्ची पैदा होगी विद इन 6 मंथ उसे आवेदन कर लेना होगा, और विद इन 6 मंथ उसे जब आवेदन कर लेना होगा तो जो 22 तारीख को हमने नंदा गौरा पोर्टल योजना प्रारंभ करी है ऑनलाइन की, उसमें चूंकि वो जो 6 महीने पूर्ण कर चुके हैं उनके फॉर्म उसमें सबमिट नहीं हो पा रहे थे। इसको लेकर जो है जिला कार्यक्रम अधिकारी भी मार्गदर्शन मांग रहे थे और मुझे भी लगा कि इसको जल्दी से हमें निस्तारित कर देना चाहिए। तो उसको लेकर एक निर्णय ये हुआ है कि ऐसी बालिकाएं जो पैदा हुई हैं और हमारे पोर्टल प्रारंभ होने से पहले जो 6 माह का अपना समय पूर्ण कर चुकी हैं, उनकी हम ऑफलाइन ही उसको मान्यता देंगे, वो ऑफलाइन उनको कंसिडरेशन मिल जाए। लक्सर पुलिस ने चेकिंग के दौरान 2 आरोपियों को अवैध स्मैक के साथ गिरफ्तार किया। दोनों आरोपियों के कब्जे से 14.64 ग्राम अवैध स्मैक बरामद की। पुलिस ने लक्सर रुड़की मार्ग पर कुआ खेड़ा कचरा फैक्ट्री जाने वाले रास्ते से आरोपियों को गिरफ्तार किया। दोनों आरोपी रविंदर और जॉनी लक्सर के नेतवाला और खेड़ी खुर्द गांव के निवासी हैं। पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर दोनों को जेल भेजा। एसटीएफ टीम को एक बड़ी सफलता हाथ लगी। दुष्कर्म का आरोपी और 50,000 के इनामी को एसटीएफ ने गिरफ्तार किया। एसटीएफ एसएसपी आयुष अग्रवाल ने बताया कि आरोपी लंबे समय से फरार चल रहा था, जिस पर आईजी गढ़वाल ने इनाम भी रखा था। आरोपी पर पॉक्सो एक्ट का मुकदमा दर्ज है। सूचना मिली थी कि आरोपी अमरोहा में रह रहा है, जिस पर अमरोहा पुलिस की मदद से एसटीएफ उत्तराखंड ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। और देहरादून में एक मुकदमा दर्ज कराया गया था, जिसमें कि जो वादिनी थी उनकी बेटी के साथ में जो इसमें पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत एक मुकदमा दर्ज कराया गया था। और इसमें जो मुख्य अभियुक्त था शोएब, वो लगातार तब से फरार चल रहा था और इसकी गिरफ्तारी पर आईजी गढ़वाल साहब की तरफ से 50,000 रुपये का इनाम घोषित किया गया था। इसमें हमारी एसटीएफ की टीम थी, पिछले काफ़ी दिनों से काम कर रही थी और इसको डेवलप किया था। तो इसकी जानकारी में आया था कि अमरोहा में कहीं छुपकर रह रहा है, तो उसी पर कार्य करते हुए हमने अमरोहा पुलिस की मदद से वहाँ से रेड करके इसको गिरफ्तार किया है और इसको माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। राजधानी देहरादून की सड़कों पर पीली नंबर प्लेट वाली टैक्सी गाड़ियों पर सफेद नंबर प्लेट लगाकर दौड़ी जा रही है और ये गाड़ी किसी आम आदमी की नहीं बल्कि शासन में बैठे उन अधिकारियों की है जिनको मोटर व्हीकल एक्ट के अनुपालन का जिम्मा सौंपा गया है। तस्वीरों में आप जितनी भी गाड़ियां देख रहे हैं ये वो गाड़ियां हैं जिनका नंबर टैक्सी का है, लेकिन इन गाड़ियों पर पीली प्लेट की जगह सफेद प्लेट लगाई गई है, जबकि रजिस्ट्रेशन नंबर टैक्सी का है। इस बात की तस्वीर देहरादून के आरटीओ सुनील शर्मा हैं, जिनका कहना है कि कोई भी गाड़ी, चाहे वो सरकार के अंडरटेकिंग हो या फिर कोई व्यक्ति उसे इस्तेमाल कर रहा हो, अगर वो टैक्सी नंबर है तो उस पर पीली प्लेट ही लगाई जाएगी, नहीं तो अंदर मोटर व्हीकल एक्ट गाड़ी का चालान किया जाएगा। कोई भी गाड़ी अगर टैक्सी में है, चाहे वो सरकार के अंतर्गत चल रही हो, चाहे वो किसी प्राइवेट आदमी यूज़ कर रहा हो, उसकी प्लेट पीली ही होगी। अगर वो सफ़ेद प्लेट या उसमें कुछ छेड़छाड़ करके चलाते हैं तो उसके अंतर्गत प्रवर्तन में कार्रवाई करी जाती है। और अभी आपके माध्यम से मैं बताना चाहूँगा, हर गाड़ी पे HSRP प्लेट लगाना कंपलसरी है, चाहे वो नई हो। नई के लिए तो लगता ही है, पुरानी गाड़ी पर भी HSRP प्लेट लगानी कंपलसरी है। जिन व्यक्तियों को HSRP प्लेट अपनी पुरानी गाड़ी में लगानी है वो SIAM 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 करके साइट है, उस पर जाके अपनी नंबर प्लेट बुक करा सकते हैं। उनको HSRP नंबर प्लेट उनके घर तक डिलीवर करी जाएगी। हल्द्वानी में इस बार दीपावली के मौके पर बाजार में पटाखा नहीं बेच सकेंगे, जिसके लिए सिटी मजिस्ट्रेट ऋचा सिंह द्वारा निर्देश जारी किए गए हैं। पुलिस और प्रशासन ने तय किया है कि इस साथ ही आतिशबाजी के लिए प्रशासन और अग्निशमन विभाग मिलकर एक स्थान तय करेगा और दीपावली से 3 दिन पहले आतिशबाजी बेचने की अनुमति प्रदान की जाएगी। सिटी मजिस्ट्रेट ऋचा सिंह का कहना है कि जिलाधिकारी के निर्देश पर हल्द्वानी शहर में सभी पटाखा बेचने वाले होलसेलर दुकानदारों के लाइसेंस निरस्त कर उन्हें खाली करने के निर्देश दिए गए थे और जिनको चेक भी किया गया था। अब दीपावली से 3 दिन पहले प्रशासन तय करेगा कि आतिशबाजी का बाजार कहां लगेगा और अग्निशमन विभाग सहित अन्य विभागों की एनओसी के बाद ही पटाखे बेचने की परमिशन दी जाएगी।
हल्द्वानी में स्टेट बैंक के पास नहर कवरिंग मामले में सिंचाई विभाग की किरकिरी होने के बाद अब फिर से पीडब्ल्यूडी, सिंचाई विभाग और राजस्व विभाग ने संयुक्त रूप से दोबारा बारीकी से निरीक्षण किया। विभागों ने संयुक्त रूप से स्थलीय निरीक्षण कर अतिक्रमण की जद में आ रहे भवनों और दुकानों पर निशान लगाए। वहीं प्रशासन की इस कार्रवाई का स्थानीय लोगों ने भी विरोध किया। गौरतलब है कि नहर कवरिंग कार्य के दौरान बड़े पैमाने पर निर्माणदायी संस्था द्वारा अनियमितताओं की शिकायत मिली थी, जिस पर विभाग पहले से ही जांच कर रहा है। ऐसे में एक बार फिर से विभाग की किरकिरी होने के बाद अब संयुक्त रूप से निरीक्षण कर नए सिरे से काम शुरू करने की तैयारी है। हालांकि नहर कवरिंग का कार्य पूरा होने वाला है। लगभग 93% कार्य को हमने पूर्ण कर लिया है। मानसून की वजह से काम थोड़ा बचा है, उसको हम जल्द ही 20-25 दिनों में पूर्ण कर लेंगे। और इसमें जो संशय की बात आपकी लेवल को लेके आ रही है, तो इसमें बताना उचित होगा कि जमरानी बांध का मैंडेट है, उसका पानी इस फीडर से जाना है। तो जो कैपेसिटी इससे पास होगी उसके अनुसार इसके लेवल फिक्स हैं और उसकी एनओसी जो जमरानी प्रशासन है उनके द्वारा दी गई है, इसलिए इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। और जो लेवल है वही मेंटेन किया गया है। जो स्लैब उसके ऊपर पड़ी है उससे ज़रूर कुछ लेवल बढ़ा है, किंतु वो लेवल आज भी जो मुख्य हमारी जो हाईवे है उससे नीचे है। और रही बात जो पानी के निकासी की है, उसके लिए जो भी डिपार्टमेंट कार्य करेगा, रोड बनाएगा, वो उसमें उसकी ड्रेनेज की समस्या को हल कर सकता है। उसमें ड्रेनेज के लिए वो साइड ड्रेन दे सकता है, तो उसमें कोई ऐसी समस्या नहीं है। हमारे पास जो पैसा मिला है नहर को कवर करने का, उतना ही स्कोप है और उसको हम कवर कर रहे हैं। परिवहन विभाग द्वारा लगातार जन जागरूकता और सड़क सुरक्षा अभियान चलाए जा रहे हैं। कुछ दिन पहले विभाग ने स्कूल बस के ड्राइवरों को ट्रेनिंग दी थी, इसके साथ ही उनको ट्रैफिक नियमों के प्रति जागरूक किया था। इसी कड़ी में अब परिवहन विभाग फूड डिलीवरी बॉय को ट्रेनिंग देने जा रहा है, जिसमें परिवहन विभाग द्वारा एक्सपर्ट्स के जरिए फूड डिलीवरी बॉय को सड़क सुरक्षा और ट्रैफिक नियमों के बारे में जागरूक किया जाएगा। इसी पर जानकारी देते हुए आरटीओ परिवर्तन शैलेश तिवारी ने कहा कि ड्राइविंग करते वक्त का डिलीवरी बॉय को किस तरह से सावधानियां बरतनी चाहिए, इसको लेकर ये ट्रेनिंग प्रोग्राम किया जा रहा है। इसके साथ ही इसमें फूड डिलीवरी बॉय के हेलमेट और गाड़ियां भी चेक की जाएंगी। कुछ समय पहले हमने जो फूड डिलीवरी कंपनियां हैं उनकी एक बैठक ली थी और उनको कई दिशा निर्देश भी दिए थे हमने कि कैसे बिजनेस का संचालन करना है। जो डिलीवरी बॉयज़ हैं वो क्या क्या प्रिकॉशन रखेंगे रोड सेफ्टी से रिलेटेड। और उसी समय एक बात उठी थी कि हम इनको ट्रेनिंग भी देंगे। तो कल आने वाला दिन है, कल हम इसमें एक ट्रेनिंग प्रोग्राम हमने रखा है, आयोजित किया जा रहा है। इसमें जो फूड डिलीवरी कंपनियां हैं उनके अंतर्गत काम करने वाले फूड डिलीवरी बॉयज़ हैं, जैसे स्विगी कंपनी है, जोमेटो है, ब्लिंकिट है, इनके जो ड्राइवर्स हैं उनको बुलाया हमने। इस जो ट्रेनिंग प्रोग्राम होगा इसमें रोड सेफ्टी के बारे में उनको बताया जाएगा, कैसे ड्राइव करना है, क्या क्या प्रिकॉशन लेना है, ओवर स्पीडिंग नहीं करना है। आप उनके हेलमेट को भी चेक करेंगे, हम लोग गाड़ी को भी चेक करेंगे। इस तरह से ओवरऑल एक होलिस्टिक व्यू रखते हुए हम लोग उनको ट्रेन करेंगे। नोईवाला में रानी पोखरी से नरेंद्र नगर जाने वाले मार्ग की पहाड़ी पर सिद्धपीठ माता मनिच्छा देवी मंदिर स्थित है। यहाँ माता पिंडी रूप में विराजमान है और सभी भक्तों की मन की इच्छा को पूरा करती है। रानी पोखरी, डांडी, बड़कोट आदि क्षेत्र की कुलदेवी के रूप में माता की पूजा होती है। वहीं मंदिर के पास स्थित भैरव गुफा से निकलने वाले जल की भी अनोखी कहानी है, जिसके बारे में मंदिर के पुजारी और भक्त बताते हैं कि यहाँ पहाड़ियों से निकलने वाला जल काफी शुद्ध और पवित्र माना जाता है। यहाँ तो बहुत अच्छा है, अच्छा दरबार है, सुंदर मन की इच्छा पूरी होती है। इसलिए माता रानी का नाम हाँ, कीर्तन भी करते हैं यहाँ आके। अच्छा हाँ, इस बार तो हम कीर्तन की वो नहीं है, तो मन से जो भी विश मांगे ये पूरी करती है माता रानी। बहुत अच्छा लगता है। आते हैं हम हर साल 1-2 बार आते हैं। हर साल आते हैं। सैकड़ों वर्ष पुराना है, जो कि माँ मन इच्छा देवी के नाम से जाना जाता है, मन की इच्छा पूर्ण करने वाली। और यहाँ पर माता पिंडी रूप में विराजमान है, जल में विराजमान है, जो कि इस जल को लोग अपने घर में भी ले जाते हैं। गंगा जल के रूप में यहाँ का जल लेते हैं लोग। और यह कुल देवी के रूप में भी पूजी जाती है, जैसे डांडी, बड़कोट, रानी पोखरी, इधर जितने भी गांव हैं यह लोग कुल देवी के नाम से भी यहाँ पुकारते हैं।
और तो आषाढ़ में यहाँ पर माता का काफ़ी भव्य आयोजन चलता है। और फिलहाल के लिए खबरों में रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे, बने रहिए जन टीवी के साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी के 10% क्षैतिज आरक्षण को लेकर राज्य आंदोलनकारियों का इंतजार बढ़ता ही जा रहा है। प्रवर समिति का कार्यकाल 2 महीने और बढ़ाए जाने के बाद राज्य आंदोलनकारियों में रोष है। दीपावली और राज्य स्थापना दिवस पर राज्य आंदोलनकारी क्षैतिज आरक्षण मिलने के इंतजार में थे, लेकिन समिति का कार्यकाल और बढ़ाए जाने के बाद राज्य आंदोलनकारी मायूस हैं। केंद्र में भी अटॉर्नी जनरल तक से हमने दिखा करके हमने पूछ लिया, हमने कोई इस तरीके का हम कर सकते नहीं करते, तो उसमें हमने विधिक राय सबसे ली और एक पुख्ता बिल बना करके दिया और उसको अब इन्होंने ऐसा लटका दिया है और मुझे नहीं लगता है ये लोकसभा के चुनाव तक लटकाए रहेंगे और लोकसभा के चुनाव के बाद फिर ये कोई न कोई बहाना करके हिस्सा बता देंगे। आप जानते हैं कि पहले भी हरीश रावत जी ने इसको पास किया था, लेकिन राज्यपाल के अटक गया था। हाई कोर्ट के भी कुछ निर्णय इसके अगेंस्ट दिए, तो क्योंकि हमारे सामने वो सारे वैधानिक तकनीकी कारण हैं जिनको रिमूव करते हुए हमको उसको ठीक करना है, ताकि कल वो चीजें भविष्य में किसी के लिए समस्या पैदा न हो। उसमें थोड़ा समय जरूर लग रहा है, लेकिन एक फुल प्रूफ व्यवस्था हम बनाने जा रहे हैं और आंदोलनकारियों को मैं पूरी तरह आश्वस्त करना चाहता हूँ कि मैं वहां पर बैठा हूँ, मेरे होते हुए उनके हितों को कोई रोक नहीं सकता, मार नहीं सकता है। हम जो व्यवस्था बनाएंगे आगामी समय के लिए बेहतर व्यवस्था बना के देंगे। विजयदशमी के मौके पर यमुनोत्री धाम के कपाट बंद करने की तिथि घोषित कर दी गई। मां यमुना के कपाट 15 नवंबर को भैया दूज के बाद 11:57 पर अभिजीत मुहूर्त में बंद कर दिए जाएंगे। इसी दिन मां यमुना की उत्सव डोली भगवान सोमेश्वर की अगुवाई में शीतकालीन प्रवास स्थल खरसाली के लिए प्रस्थान करेगी। मां यमुना जी के जो यमुनोत्री धाम में कपाट बढ़ाने का शुभ मुहूर्त है वो तय किया गया और इसमें ये तो निश्चित है कि भैया दूज के पावन पर्व पर मां यमुना जी के कपाट बंद होते हैं और इस वर्ष भैया दूज का जो पावन पर्व है वह 15 नवंबर 29 गते कार्तिक बुधवार को अपराह्न 11:57 पर अभिजीत मुहूर्त मकर लग्न की पावन बेला पर श्री यमुनोत्री धाम में मां यमुना जी के कपाट 6 माह हेतु बढ़ा दिए जाएंगे और इसके बाद मां यमुना जी का पूजन दर्शन, मां यमुना जी के शीतकालीन प्रवास खरसाली खुशी मठ में आप सबको सुलभ हो पाएंगे। उत्तराखंड में से 4 धामों में से बद्रीनाथ धाम यात्रा समाप्त होने वाली है। गंगोत्री, यमुनोत्री और केदारनाथ धाम के बाद अब बद्रीनाथ धाम के कपाट भी बंद होने की तारीख घोषित कर दी गई है। बद्रीनाथ धाम के कपाट शीतकाल के लिए 18 नवंबर को पूरे विधि विधान के साथ बंद कर दिए जाएंगे। मंत्रोच्चारण के बीच दोपहर 3:33 पर बद्रीनाथ के कपाट बंद किए जाएंगे, जिसके बाद बद्री विशाल की डोली अपनी शीतकालीन प्रवास के लिए जोशीमठ स्थित नरसिंह मंदिर के लिए रवाना हो जाएगी। आपको बता दें कि इस साल बद्रीनाथ धाम के कपाट 27 अप्रैल सुबह 7:10 पर आम श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए थे। वहीं इस साल धाम में तकरीबन 16 लाख से ज्यादा तीर्थयात्रियों ने बद्री विशाल के पावन दर्शन किए। में सर्वश्रेष्ठ धाम कहा जाता है भगवान बद्री विशाल जी के धाम को, जिस धाम के कपाट इस वर्ष 27 अप्रैल सुबह 7:10 पर आम श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए थे। और आपको बता दें कि भगवान बद्री विशाल जी के धाम में अब तक 16 लाख से अधिक तीर्थयात्री भगवान बद्री विशाल जी के दर्शन प्राप्त कर चुके हैं। बड़ी बात तो यह है कि भगवान बद्री विशाल जी के धाम के कपाट बंद होने की तिथि को घोषित कर दिया गया है। भगवान बद्री विशाल जी के धाम के कपाट इस वर्ष 18 नवंबर सायंकाल 3:33 पर आम श्रद्धालुओं के लिए बंद कर दिए जाएंगे। जैसे जैसे कपाट बंद होने की तिथि नजदीक आ रही है और ऐसे में भगवान बद्री विशाल जी के धाम में तीर्थयात्रियों की संख्या में भी काफी बढ़ोतरी होती हुई आज भी दिखाई दे रही है।
अभी भी भगवान बद्री विशाल जी के धाम में हजारों की तादाद में देश और विदेश के हर कोने कोने से पहुंचे हुए तीर्थयात्री मौजूद हैं। कैमरामैन साथी आदित्य भंडारी के साथ नवीन सिंह, जोशीमठ। आने वाले लोकसभा चुनाव में इंडिया अलायंस ग्रुप लोकसभा चुनाव लड़ने की अलग अलग बात कर रहे हैं। वहीं इंडिया अलायंस पर बीजेपी के संगठन महामंत्री ने जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि राज्य और केंद्र सरकार लगातार प्रदेश के विकास के लिए प्रयासरत है, जिससे इंडिया अलायंस कहीं ना कहीं डरा सहमा नजर आ रहा है। उन्होंने कहा कि डर की वजह से इंडिया अलायंस ग्रुप बनाया है और आज तक हमेशा ये सभी एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ते नजर आए। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव में उनके टिकट बंटवारे पर एक बार फिर से गतिरोध और मतभेद देखने को मिलेंगे। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी लगातार प्रदेश के विकास के लिए आगे बढ़ रही है और सरकार का प्रयास जारी रहेगा। जनता पार्टी की केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों देश के विकास में लगी हुई हैं। जनता की भावनाओं के अनुरूप, जनता की आवश्यकताओं के अनुसार दोनों सरकारें हमारी काम कर रही हैं और विकास कार्य में हम लोग बहुत आगे बढ़ चुके हैं। इससे घबरा करके जो विभिन्न विचारों के लोग हैं, विभिन्न सोच के लोग हैं, वो सब भारतीय जनता पार्टी के भय से एकत्र हुए हैं। जो INDIA का इन्होंने एक अलायंस बनाया है, वो अलायंस केवल भय के कारण पैदा हुआ है, क्योंकि हमेशा जितने भी ये दल आपस में मिले हैं, ये आज तक हमेशा आपस में एक दूसरे के खिलाफ लड़ते हुए आए। मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत राजधानी देहरादून में 28 अक्टूबर को बड़े कार्यक्रम का आयोजन होने जा रहा है, जिसमें प्रदेश भर के शहीदों के घरों से आने वाली मिट्टी के कलश इकट्ठा किए जाएंगे। भाजपा प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी का कहना है कि कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी शामिल होंगे और सभी कलश को देहरादून से दिल्ली भेजा जाएगा। उनका कहना है 31 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली में होने वाले कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे, जिसमें उत्तराखंड के कलश भी रखे जाएंगे और एक अमृत वाटिका का निर्माण कराया जाएगा। प्रत्येक गांव से जो शहीद हैं और जितने भी लोगों ने सेना, अर्धसेना में काम किया है, उनके आंगन की मिट्टी एकत्र करने का काम हुआ है। गांव-गांव से एकत्र मिट्टी विकासखंड मुख्यालय पर आई। नगरीय जो क्षेत्र हैं उनमें उनके एक केंद्र में एकत्र हुई है और विकासखंडों पर, नगरीय क्षेत्र में जहां जहां मिट्टी एकत्र होकर के उसका कलश बना है, वह अब हम प्रदेश मुख्यालय पर उसको लाने का कार्यक्रम बना रहे हैं और उसकी तिथि संभवतः 28 तारीख को है और उसके पश्चात यहाँ से हम लोग उन सभी कलशों को एकत्र करके दिल्ली पहुँचाएंगे। उत्तरकाशी में काले गेहूं की खेती करने के प्रयास शुरू हो गए हैं। सामान्य गेहूं की तुलना में लगभग 3 गुना अधिक कीमत वाले काले गेहूं के जरिए किसानों की कमाई बढ़ाने के लिए जिले में पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया गया है। जिलाधिकारी अभिषेक रोहेला ने डुडा ब्लॉक के गेमला गांव जाकर इस नई मुहिम से जुड़ने के लिए किसानों को प्रेरित किया और काले गेहूं के बीज वितरित किए। जिले में लाल धान के रकबे को गंगा घाटी तक विस्तारित करने की कामयाब पहल से प्रभावित किसानों ने इस नई मुहिम को लेकर काफी उत्साह दिखाया। काले गेहूं की इस मुहिम के बीज आगामी नवंबर महीने में खेतों में बोए जाएंगे। का वितरण किया गया है। साथ ही साथ किसानों से कृषि कार्यों को लेकर एक बृहद चर्चा भी हुई है कि किस प्रकार से आगे कृषि के कार्यों को किया जाए और सरकार के द्वारा क्या कुछ इसमें सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं, उसके बारे में भी कृषि विभाग द्वारा जानकारी दी गई है। उम्मीद है हमारे ये प्रयास और जो एक्सपेरिमेंट है ज़रूर सफल होंगे। ग्राम सभा गेवला में माननीय जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में एक किसान गोष्ठी का आयोजन किया गया और इस गोष्ठी का उद्देश्य ये था कि यहाँ पे जो विशेषकर गेवला गांव है, यहाँ पे एक हम फसल की प्रणाली में बदलाव का एक हम यहाँ पे प्रयोग कर रहे हैं और पिछली बार अभी हमने जो खरीफ ऋतु थी वहाँ पे हमने यहाँ पे लाल धान, रोजमेरी और उसके साथ साथ जो है कागजी नींबू यहाँ पे हमने किसानों को वितरित किए थे और लाल धान का यहाँ पे जो परिणाम था वो काफ़ी उत्साहजनक था और महिलाओं के द्वारा इस प्रयास को काफ़ी सराहा गया और उनके द्वारा आने वाले समय में लाल धान को अपनी फसल प्रणाली का जो है हिस्सा बनाने की भी बात की गई।
पिथौरागढ़ पुलिस अधीक्षक लोकेश्वर सिंह के आदेश के मुताबिक नशा मुक्ति देवभूमि उत्तराखंड अभियान के तहत ग्रामीण क्षेत्र अंतर्गत अवैध रूप से भांग की खेती करने वाले, नशे का अवैध कारोबार करने वालों के विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में थाना अध्यक्ष दिनेश चंद्र सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीम द्वारा ग्राम खमातड़ी में लगभग 8 नाली भूमि में अवैध रूप से की जा रही भांग की खेती को नष्ट किया गया। पुलिस टीम द्वारा स्थानीय ग्रामीणों को भविष्य में भांग की खेती न करने और नशे से होने वाले दुष्परिणामों से अवगत कराते हुए नशा मुक्ति अभियान में पुलिस का सहयोग करने की अपील की गई। और फिलहाल के लिए खबरों में बस इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।